हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। सर आज हम लोग पेपर टू कॉमर्स का पहला यूनिट है ना, जून 2025 की तैयारी के लिए शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, बस मैं रिजल्ट्स का वेट कर रहा था। हमारी पेपर वन की लगातार लाइव क्लासेस जो है वो रात के 9 बजे चलती हैं, तो अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट से हैं है ना, तो आप पेपर वन की क्लास हमसे ले सकते हैं। और क्लास लेने का आप फ्री यूट्यूब पर, ओनली ऑन यूट्यूब, कब 9 से 10 के बीच में, है ना। और पेपर टू कॉमर्स की आज हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस की शुरुआत करने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 है, उसके सिलेबस, उसकी सारी डिटेल में चर्चा करेंगे। आपके टीटीएस में 9 बजे, सुबह 9 बजे वीडियो आएंगी, आप देखिएगा। आपको यकीन मानिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स मिलेगा। तो जिनको ये परेशानी थी कि भैया सर हिंदी में नोट्स नहीं मिलते हैं, अब आपको हिंदी में भी नोट्स मिलेगा और इंग्लिश में भी नोट्स मिलेगा। एक साथ चीजें चलेंगी, बहुत डेप्थ में चलेंगी। अगर मैं बात करूं ना, तो अभी का जो आपने देखा, जो कॉमर्स का कट ऑफ आया है वो भाई साहब यहां आ गया। मतलब अभी तक का सारा रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है। ठीक है, सारा रिकॉर्ड। तो अब जो चीजें आप पढ़ेंगे ना, उसको कंसेप्चुअली आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप चीजों को ध्यान से देख के एक एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन की अपनी बहुत बड़ी वैल्यू है। उनसे पूछो जिनका 99 क्वेश्चन में जेआरएफ है और 98 लेके आए हैं, जो 97 लेके आए हैं, आपको बताएंगे उनकी क्या वैल्यू है। तो इसलिए एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत सही तरीके से पढ़ेंगे, थोड़े डेप्थ में पढ़ेंगे। जल्दी करने की जरूरत नहीं है ना, हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। पेशेंसली आराम से क्लास लेक्चर सुनिए। कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कोई तकलीफ आ रही है, तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, आइए उसको देखते हैं। चलिए, तो बेसिक इंफॉर्मेशन है सर। सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या है कि अगर हम बात करें, नेट वाला भैया टेलीग्राम चैनल ये आपके लिए अवेलेबल है ना, आप इसमें ज्वाइन करिए। यहां पे आपको नोट्स वगैरह जो है वो मिल जाया करेंगे। इसके साथ साथ है ना, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन होगी जेआरएफ से रिलेटेड, नेट से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर और बहुत सारे पर्सनल दिक्कत आ रही है रिलेटेड टू यूसी नेट, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ऐप भी अवेलेबल है ना, हमारा ऐप भी अवेलेबल है, नेट वाला भैया ऐप। आप एक साथ जाके नेट वाला भैया ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको जो है सारा बुक मिल जाएगा, है ना। कैसा बुक मिलेगा सर, दिखाएंगे, आइए। ऐसा आपको बुक मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा बुक अवेलेबल है आपका। बिजनेस किसका सर, इंटरनेशनल बिजनेस का, है ना। आइए मैं आपको सिलेबस की ओर थोड़ा लेके चलता हूं। आज बेसिक डिस्कशन है, इंट्रोडक्शन है, मजे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, पहला जो यूनिट है, यूनिट को ना 2 भाग में बांट गया है। ठीक है सर, यूनिट को 2 भाग में बांट दिया। यूनिट 1 कौन सा सर, एक तो बिजनेस एनवायरनमेंट, दूसरा इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, यूनिट 1 ही है, इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है। एक सर एक बिजनेस एनवायरनमेंट और दूसरा इंटरनेशनल बिजनेस। तो यहां से जो ये पार्ट दिख रहे हैं आप यहां तक, है ना, जिसमें आपको बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है ना, आपका बिजनेस एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज, है ना, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट यानी कि पेस्टल की चर्चा करनी है ना। हम लोग टाइप्स ये बिजनेस एनवायरनमेंट में मैक्रो माइक्रो एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, तो मैक्रो एनवायरनमेंट में पेस्टल की चर्चा पूरी करनी है सर। कौन सा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियोलॉजिकल, है ना, और टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, लीगल, ये सारे चीजों की चर्चा हमें करनी है। इसमें सीएसआर भी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इसकी चर्चा हमें करनी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फेमा, ये सारा चीज हमें देखना है। तो आज हम इनको नहीं देखने वाले हैं सर। आज इसके बाद क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। हम लोग क्या देखने वाले जी, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, शुरुआत करेंगे इसी के। चलिए, उसके बाद कैसा सिलेबस में ग्लोबलाइजेशन है, उसके ड्राइवर्स हैं, और मोड्स ऑफ एंट्री है कि कैसे आप अपने देश में बिजनेस करते हुए, है ना, अपने देश में बिजनेस तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ विदेशों में कैसे बिजनेस करेंगे, इसकी भी चर्चा हमें करनी है ना, इसकी भी चर्चा हमें करनी है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, इंटरनेशनल बिजनेस के टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर। सर बैरियर क्या सर, आपके रुकावटें, है ना, जब आप कोई बिजनेस करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर, तो कौन कौन से रुकावटें आएंगी, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है, इसको भी पढ़ेंगे। थियरीज हैं, इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड थियरीज हैं, लगभग 10-12 थियरीज हैं, उसको पढ़ना है हमें। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्या होगा इंटरनेशनल ट्रेड में, है ना, वो पढ़ना है। इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़नी है। ठीक है सर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पढ़ने हैं, है ना, और सर एफडीआई एफपीआई सब पढ़ना है। कॉस्ट और बेनिफिट क्या होता है होम कंट्रीज के लिए भी
और होस्ट कंट्रीज के लिए भी ये भी पढ़ना है। एफडीआई का ट्रेंड्स क्या चल रहा है, इसकी चर्चा हमें क्लास में करनी है। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, सर जैसे हमारा फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी के चेक करने के लिए हम बैलेंस शीट देखते हैं, वैसे देश की फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट देखते हैं, और उसी की चर्चा हमें करनी है। उसका इंपॉर्टेंस, उसका कंपोनेंट्स ऑफ बीपी से सवाल आता है। फिर है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, है ना, बहुत सारे देश, छोटे छोटे जो देश है मिलके एक साथ व्यवसाय करते हैं, तो वो सारे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को हमको पढ़ना है। लेवल होते हैं उसके रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए, जिसका हम लोग स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन भी कहते हैं। ट्रेड क्रिएशन कैसे होता है ना, ट्रेड को क्रिएट कैसे करते हैं, ट्रेड को डाइवर्स कैसे करते हैं, वो हमें देखनी है। रीजनल एग्रीमेंट्स, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट जैसे यूरोपियन यूनियन, है ना, एशियन, सार्क, नाफ्टा का डिटेल में हमें चर्चा करना है, ठीक है। उसके साथ साथ इंटरनेशनल की इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और अंकटाड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाल कई बार पूछे जाते हैं, इसकी चर्चा करनी है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ, उसकी चर्चा करनी है। फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डब्ल्यूटीओ, ये पढ़ना है, और डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट्स भी पढ़ने है ना। हमें क्या क्या करना है, डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट्स भी पढ़ने। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर, शुरू करें पहले चैप्टर, बिल्कुल सर, आइए शुरू करते हैं। देखिए मैं आपको बेसिक चीजें पहले बताता हूं, है ना, बेसिक चीजें क्या जानना है सर। देखिए अगर हम बात करें इंटर नेशनल बिजनेस, है ना, इंटरनेशनल बिजनेस, जी सर। इंटर का मतलब क्या होता है सर, इंटर का मतलब होता है बिटवीन टू। सर नेशनल मतलब नेशन, है ना, नेशनल मतलब नेशन यानी राष्ट्र, और बिजनेस का मतलब अभी बिजनेस ही रहने देते हैं, वैसे देखेंगे बिजनेस का मतलब क्या होता है, फिर भी अभी देखते हैं, यही रहते हैं। तो इसका डेफिनेशन अगर निकालें हम, इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या हुआ सर, द बिजनेस विच इज हैपनिंग बिटवीन टू और मोर नेशंस, द बिजनेस विच इज हैपनिंग बिटवीन टू और मोर नेशंस इज कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस। तो ऐसा बिजनेस जो दो या दो से अधिक नेशन के बीच में व्यवसाय कर रहा है, हम उसको क्या कहेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस कहेंगे। सर बिजनेस क्या है, सर बिजनेस क्या है, तो देखिए सिंपल सी अगर हम बात करें, है ना, सिंपल सी अगर बात करें तो बिजनेस का मतलब क्या हो गया सर, सर जहां से हम प्रॉफिट कमा सके, बिजनेस मतलब प्रॉफिट कमाने वाला, अर्निंग प्रॉफिट, ऐसी एक्टिविटी जो हम लोग प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हैं, है ना, ऐसी एक्टिविटी जो हम लोग प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हैं। जैसे थोड़ा डेप्थ में अगर हम जाएं तो देखिए सबसे पहले आप किसी भी चीज को, हमको मान लो बॉल्ब आया, मान लो कैमरा आया, मान लो सेल्फी स्टिक आया, तो हर पीछे के पीछे कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है ना, हर चीज आने के पीछे कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है। उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए नीड आती है ना, नीड आती है, जरूरत। जब कोई प्रॉब्लम आया तो प्रॉब्लम आया तो उसका सॉल्यूशन निकला, ठीक है ना, प्रॉब्लम आया तो उसका सॉल्यूशन निकला, और उसी सॉल्यूशन के बेस पर हम क्या करते हैं, हम उसी सॉल्यूशन के बेस पर एक्टिविटी करते हैं, है ना, कोई ना एक्टिविटी। सर एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। हम क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होता है जिसमें हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होता है जिसमें हम प्रॉफिट नहीं अर्न करते हैं, मतलब अपना CSR के लिए काम करते हैं, मतलब सीधा सीधी कहो तो मन की तृप्ति के लिए, आत्मा तृप्ति के लिए काम करते हैं, जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना। तो बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस में क्या होगा सर, वो सारे चीजें जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती है, ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती है। तो हम क्या कहेंगे कि सर इंटरनेशनल बिजनेस मतलब सर द बिजनेस विच इज हैपनिंग बिटवीन टू नेशंस, टू और मोर नेशंस, ठीक है, टू अचीव या टू एम अर्न प्रॉफिट, क्या करने के लिए सर, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो एक्टिविटी विच इज डन टू अर्न प्रॉफिट, किसके लिए सर, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। क्लियर है बात, तो ये बेसिक चीजें हैं। अब आ जाइए हम लोग चलते हैं नोट्स में, हम लोग कहां चलते हैं जी, नोट्स में। देखें आइए सर, इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है सर, इंटरनेशनल बिजनेस बोला दो वर्ड से बना है, इंटरनेशनल और बिजनेस। इंटर मतलब होता है टू, और नेशनल मतलब होता है नेशन। मीन्स बिजनेस गिव्स द डिफरेंट मीनिंग, बिजनेस का अलग मतलब है, इट मीन्स एन एंटरप्राइज और एक्टिविटी विद द इंटेंशन टू मेक प्रॉफिट। यही मैंने बात बोला
कि ऐसा एक्टिविटी है ना, या ऐसा एंटरप्राइज जिसका इंटेंशन क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, उसको हम लोग बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई बात कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ थोड़ा ध्यान से देखें। आइए सर, मीनिंग क्या कह रहा है? कह रहा है इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू ऑल कमर्शियल ट्रांजैक्शन। इंटरनेशनल बिजनेस मतलब वो सारे कमर्शियल ट्रांजैक्शन, चाहे वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स का हो, चाहे सर्विसेज का हो, चाहे टेक्नोलॉजी का हो, चाहे कैपिटल का हो, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का हो, दैट अकर अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स। जो कहां हो रहा हो? नेशनल बॉर्डर्स के बाहर, मतलब अपने देश की कंट्री के बाहर हो रहा हो। एग्जांपल समझिएगा, जैसे आपने देखा होगा कि सर ताज होटल का जो शेफ है वो क्या करता है? क्या सिर्फ इंडिया में सर्विसेज देता है? नहीं सर, वो बाहर भी जाके सर्विसेज देता है ना, देश के बाहर भी जाके सर्विसेज देता है। तो ये क्या सर, ये सर्विस के अंदर आ गया है ना। जैसे और एग्जांपल लेते हैं सर, जैसे आप मान लो कोई ब्रांड है ना, कोई ब्रांड है, उसका लोगो के तहत है ना क्या करता है वो सर, ब्रांड जो है लोगो के तहत अपना लाइसेंस देता है। ठीक है, लाइसेंस क्यों? कि सर हम अपना बिजनेस को क्या कर रहे हैं, आपको यूज करने दे रहे हैं कि भैया मेरे लाइसेंस के तहत आप क्या करो, सेल करो, आप क्या करो, बिजनेस करो उसके तहत, अपने लाइसेंस के तहत। तो लाइसेंस कहां से आता है सर? वो क्या कराता है सर? वो कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है ना, ट्रेडमार्क होता है। अपने नाम के तहत किसी अदर जगह पर बिजनेस चलाना, जैसे डोमिनोज है ना, तो डोमिनोज क्या कर रहा है सर? आपको फ्रेंचाइजी दे दे रहा है, बोल रहा भैया आप मेरे तरह से बिजनेस जो है वो चला लो। ठीक है, तो यहां पे किसका बात किया कि वो सारे ट्रांजेक्शन, सारे कमर्शियल ट्रांजेक्शन, चाहे वो गुड्स का एक्सचेंज हो, एक्सचेंज मतलब सर आप यहां से गुड्स भेज दिए, चावल वहां से दाल लेते आ गए, ऐसा एग्जांपल। सर्विसेज, सर यहां से जो बेस्ट टीचर थे, बेस्ट रिसोर्सेज थे, वो हम लोग फॉरेन भेज दिए। सर टेक्नोलॉजी की बात करें तो सर टेक्नोलॉजी भी यहां से जाते हैं, है ना, टेक्नोलॉजी भी यहां से जाते हैं। तो एक देश से दूसरे देश तक जब ये सारी चीजें जाती है तो हम लोग इसको इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। इट इनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, है ना, बहुत वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज यहां पे आता है, जैसे एक्सपोर्टिंग, इंपोर्टिंग, एफडीआई, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, ज्वाइंट वेंचर एंड एस्टेब्लिश होली ओन सब्सिडरीज इन फॉरेन कंट्रीज। कह रहा है क्या कि सर ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, हम एक वाइड रेंज लेके आते हैं सारे क्या कहते हैं कंट्रीज में, सारे एक्टिविटीज के लिए, है ना, बहुत सारी एक्टिविटीज लेके आते हैं, चाहे वो एक्सपोर्टिंग हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना हो, चाहे वो लाइसेंस देना हो, चाहे वो एफडीआई हो। अब एफडीआई और एफपीआई क्या होता है, फर्क हम देखेंगे आगे क्लास में। वैसे एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जहां किसी कंपनी पर 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा जाता है, और अगर 10% उस कंपनी के 10% से कम का इन्वेस्टमेंट किया गया, जैसे शेयर खरीदा गया, बॉन्ड खरीदा गया, तो हम उसको एफपीआई बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, है ना। अब सर लाइसेंसिंग होता है, फ्रेंचाइजिंग होता है। लाइसेंसिंग होता है जब आपको एसेट को क्या करने के लिए दिया जाता है, बेचने, बोला भैया मेरा लाइसेंस है, मेरे लाइसेंस के नाम पे क्या करो, तुम बेचो, सामान बेच सकते हो। फ्रेंचाइजिंग में बेचने तो दिया जाता है, उसके साथ साथ बिजनेस का ऑपरेशन भी उसको दिया जाता है, मॉडल भी दिया जाता है ना। ये हम सब पढ़ेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं। आइए, कह रहा है इंटरनेशनल बिजनेस प्ले अ क्रूशियल रोल इन द ग्लोबल इकोनॉमी। तो इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है ग्लोबल इकोनॉमी पे। कनेक्टिंग मार्केट को ज्वाइन करने के साथ इनहेंस करता है रिसोर्स अवेलेबिलिटी और फोस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। तो कह रहा है संसाधन उपलब्धता बढ़ाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था क्या हुआ सर, वर्ल्ड लेवल पर, है ना, वर्ल्ड लेवल पर अर्थव्यवस्था। क्लियर है? आइए सर हम बात करते हैं स्कोप की। हम किसकी बात कर रहे हैं, स्कोप की। सर किसी भी सब्जेक्ट का स्कोप का क्या मतलब होता है? स्कोप का मतलब हमेशा हम बात करते हैं उस सब्जेक्ट के डेप्थ की। जब हम उस सब्जेक्ट के डेप्थ की बात करते हैं, उस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना क्या है उसकी बात करते हैं, तो हम स्कोप की बात करते हैं, है ना, स्कोप की बात तभी करते हैं। ठीक है, अब आइए इसमें क्या क्या पढ़ना है, आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आइए तो हम स्कोप देखते हैं। सर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, है ना, ट्रेड क्या करते हैं, निर्यात और आयात का व्यापार करते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिजनेस में यही करेंगे और क्या करेंगे,
है ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ही तो करेंगे। जो सामान हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा होगा हम उसका प्रोडक्शन को क्या करेंगे सर, विदेशों में बेचेंगे, और जो सामान हमारे यहाँ ज्यादा रेट पर मिलेगा हम उसको बाहर से अपने पास क्या करेंगे, निर्यात करेंगे, है ना, ठीक है, सॉरी आयात करेंगे, है ना। The movement of goods and services between countries forms the foundation of international business। तो क्या बोल रहा है कि जो मूवमेंट होता है गुड्स और सर्विसेज का इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज के बीच में, वो फाउंडेशन है क्या, इंटरनेशनल बिजनेस का। कह रहा है एक्सपोर्ट ब्रिंग फॉरेन रेवेन्यू, है ना, ऑब्वियस सी बात है, एक्सपोर्ट में क्या होता है, फॉरेन रेवेन्यू लेके आता है, भैया हम सामान बेचेंगे, सामान एक देश से दूसरे देश में देंगे तो वहां का पैसा मेरे पास आएगा। एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स while import provide access to goods and services not readily available domestically। तो भैया इंपोर्ट में क्या होगा सर, इंपोर्ट में होता है कि सर जो यहाँ पे हमारे पास इंडिया में जो सामान नहीं मिलेगा, सस्ता नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा, वो सामान हम बाहर से मंगवा लेते हैं। तो यही तो होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, है ना। नेक्स्ट है लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग। क्या है जी, लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग। अगर हम लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग की बात करें, अगर हम लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग की बात करें तो सर लाइसेंसिंग इन्वॉल्व्स ग्रांटिंग राइट टू अ फॉरेन कंपनी टू प्रोड्यूस एंड सेल प्रोडक्ट्स यूजिंग लाइसेंसर टेक्नोलॉजी ब्रांड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। लाइसेंसिंग बोला भैया आपको सेल करने का राइट देते हैं, किसको, कि ये उस गुड्स को प्रोड्यूस करो और उसको सेल करो लाइसेंसर के, आपकी लाइसेंस को यूज करते हुए, लाइसेंसर के टेक्नोलॉजी को यूज करो, लाइसेंसर के ब्रांड को यूज करो, लाइसेंसर के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को यूज करो। अब एक दुकानदार है ना, उसको बहुत बढ़िया गुलाब जामुन बनाने का तरीका आता है, ठीक है, और उस तरीका को उसने पेटेंट करा रखा है ना, पूरे तरीके से पेटेंट है, वो प्रोसेस सबको नहीं पता, है ना, वो प्रोसेस स्पेशल प्रोसेस है। अब वो प्रोसेस किसी को बताना चाह रहा है तो क्या करेगा सर, वो आईपीआर अपना दे देगा, उसको क्या करेगा, आईपीआर दे देगा अपना, ठीक है, और उसको बोलेगा भैया तुम प्रोडक्ट बेचो, मेरा ही जैसा वाला प्रोडक्ट बेचो, है ना। फ्रेंचाइजिंग कहते हैं एक्सटेंड दिस कॉन्सेप्ट बाय अलाउइंग फॉरेन एंटिटीज टू ऑपरेट बिजनेस। देखो जब लाइसेंसिंग की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या होता है सर, हम प्रोड्यूस और सेल करने का राइट देते हैं उसको, है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्रेंचाइजी का, तो फ्रेंचाइजी में एक चीज बढ़ जाता है कि कैसे बिजनेस चलाना है, ये भी बात हम यहाँ उसको बता देते हैं। लाइसेंसिंग में सिर्फ लाइसेंस देते हैं, बोलते हैं बेचो भाई जैसा बेचना है, लेकिन फ्रेंचाइजिंग में सर हम उसको कॉपीराइट देते हैं, हम उसको बोलते हैं भाई साहब एक काम करो, मेरे तरह जिस तरह से हम बिजनेस चला रहे हैं उसी तरह बिजनेस से तुम भी चलाओ। क्लियर है बात, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है यूजिंग द फ्रेंचाइजर एस्टेब्लिश्ड मॉडल ब्रांडिंग एंड ऑपरेशनल सिस्टम। तो भाई साहब कैसे बिजनेस चलाते हैं सर, हम फ्रेंचाइजर जो एस्टेब्लिश्ड मॉडल है उसके बेस पर, ब्रांडिंग के बेस पर या ऑपरेशनल सिस्टम के बेस पर। फिर है एफडीआई, फिर क्या है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो कंपनी जो है क्या करती है, इन्वेस्ट करती है डायरेक्टली फॉरेन कंट्रीज पर बाय एस्टेब्लिश्ड न्यू ऑपरेशंस ऑफ एक्वायरिंग एग्जिस्टिंग बिजनेस। तो भैया क्या बोल रहा है कि जो फॉरेन कंपनी है, यानी कि कंपनी जो है इन्वेस्ट करता है डायरेक्टली फॉरेन कंट्रीज पर, एक बाय एस्टेब्लिशिंग, क्या एस्टेब्लिश, नया ऑपरेशन को एस्टेब्लिश करता है, या फिर पुराने ऑपरेशन को, एग्जिस्टिंग को क्या करता है, वो अडॉप्ट कर लेता है या एक्वायर कर लेता है ना। एफडीआई हेल्प फर्म गेन एक्सेस टू न्यू मार्केट रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी व्हाइल कंट्रीब्यूटिंग टू द होस्ट कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो क्या बोला, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है एफडीआई मेजबान देश के आर्थिक विकास में योगदान करते हुए फर्मों को नए बाजारों, संसाधनों और प्रौद्योगिकी तक पहुंच हासिल करने में मदद करता है, ठीक है। तो एफडीआई का ये रोल है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब बाहर से आने वाला सारा पैसा जो 10% से ज्यादा इन्वेस्ट करे किसी कंपनी पर, है ना। ज्वाइंट वेंचर और स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है सर, सब जो दो या दो से ज्यादा कंपनी आपस में मिलकर व्यवसाय करती है किसी स्पेसिफिक पीरियड तक के लिए, हम उसको ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। सर स्ट्रेटेजिक अलायंसेस मतलब, सर स्ट्रेटेजिक अलायंसेस मतलब जब वो रणनीति जो है वो एक साथ लेके चलती है ना, जब वो रणनीति एक साथ लेके चलती है। देखें, कह रहा है कंपनीज कोलैबोरेट विद द फॉरेन पार्टनर्स टू शेयर रिसोर्सेस, नॉलेज एंड रिस्क व्हाइल एंटरिंग न्यू मार्केट। जब वो नए मार्केट में एंट्री करते हैं तो क्या करते हैं सर, फॉरेन पार्टनर के साथ कोलैबोरेट करते हैं, अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, नॉलेज को शेयर करते हैं और रिस्क भी शेयर करते हैं, है ना। ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी कंपनी, किसी विदेश में एंटर कर रहे हैं और मुझे पता है कि वहां की जो कंपनी है, वहां की जो कंपनी है ना, वो बहुत अच्छा चल रही है,
तो क्यों ना हम उसके साथ ज्वाइंट वेंचर कर लें, हम उसी के साथ क्यों ना बिजनेस शुरू कर लें, है ना, रिस्क भी मेरा कम हो जाएगा। हम नया शुरू करेंगे तो हमको सारे सिस्टम अपना डेवलप करना पड़ेगा, ज्वाइंट वेंचर कर लेंगे तो वहां से बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। Joint venture involve creating a new jointly owned entity, while strategic alliance are less formal partnership without equity sharing. तो strategic alliance में सिर्फ हम strategy शेयर करते हैं, क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिकली हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, इक्विटी पे नहीं, ठीक है। ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या हुआ सर, कह रहा है मैनेजिंग द प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक, डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स एंड सर्विसेज across multiple countries to optimize the efficiency, reduce cost and meet global demand. तो भैया ग्लोबल चैन मैनेजमेंट भी हम लोग इसमें देखना पड़ता है कि कहां से प्रोडक्शन होगा, लॉजिस्टिक कहां से होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स किस किस जगह पर होंगे, है ना, कैसे मल्टीपल कंट्रीज में हम इसका काम देखेंगे, ठीक है, ऑप्टिमाइज करेंगे, जिससे क्या हो सके सर, रिड्यूस कर सकें कॉस्ट को, हम ग्लोबल लेवल के डिमांड को फुलफिल कर सकें। ग्लोबल लेवल मतलब वर्ल्ड लेवल के डिमांड को। क्लियर है, क्लियर है बात जी। अब है सर इंपॉर्टेंस, क्या बोला गया सर, इंटरनेशनल बिजनेस का इंपॉर्टेंस क्या है, तो मार्केट एक्सपेंशन, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है, मार्केट एक्सपेंशन का मौका है ना। इंटरनेशनल बिजनेस अलाउ कंपनीज टू एक्सेस लार्जर मार्केट, इंक्रीजिंग देयर कस्टमर बेस एंड रेवेन्यू पोटेंशियल। तो भैया बोल रहा है इंटरनेशनल बिजनेस क्या अलाउ करता है कि आप एक वाइड रेंज में, है ना, काम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं अभी की, मान लो ये इंडिया वाला फिगर है, ऐसा है नहीं, बहुत ज्योग्राफी वाले मुझे बहुत मारेंगे, ये एक बाउंड्री है, अगर आपको इस बाउंड्री से बाहर जाना है तो तोड़ना पड़ेगा ना, इस बाउंड्री को ब्रेक करना पड़ेगा, है ना, इस बाउंड्री से बाहर जाना है तो ब्रेक करना पड़ेगा। तो उसी को क्या बोला गया, मार्केट एक्सपेंशन, की भैया मार्केट को एक्सपेंड करना है तो आपको इंटरनेशनली जाना पड़ेगा। तो वही कह रहा है इंटरनेशनल बिजनेस अलाउ कर रहा है कंपनी को एक्सेस करो लार्जर मार्केट में, है ना, अपने कस्टमर बेस को बढ़ाओ और रेवेन्यू पोटेंशियल क्या करो, जारी करो, रेवेन्यू पोटेंशियल जारी करो। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं सर। कह रहा है दिस एक्सपेंशन हेल्प फर्म अचीव ग्रोथ दैट मे नॉट बी पॉसिबल इन देयर डोमेस्टिक मार्केट। बिल्कुल सही बात है। तो ये एक्सपेंशन किसमें हेल्प करता है, जो डोमेस्टिक मार्केट में यानी कि अपने देश में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है चल पाना, उसको वो हेल्प करता है। क्या करता है, इसको ये हेल्प करता है। रिसोर्स एक्सेस, रिसोर्स एक्सेस क्या बोला, बाय एंगेजिंग इन द इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस में एंगेज करने में कंपनीज कैन ऑब्टेन रॉ मटेरियल्स, कंपनी जो है रॉ मटेरियल ऑब्टेन कर सकता है, एडवांस टेक्नोलॉजीज, स्किल्ड लेबर, अदर रिसोर्सेज दैट मे स्कार्स एंड अनअवेलेबल डोमेस्टिकली। तो क्या बोल रहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में संलग्न होकर कंपनियां कच्चे माल, उन्नत प्रौद्योगिकियां, कुशल श्रम और अन्य संसाधन प्राप्त कर सकती हैं जो घरेलू स्तर पर दुर्लभ या अनुपलब्ध हो सकते हैं। तो रिसोर्सेज का एक्सेस आपको मिल सकता है इंटरनेशनल बिजनेस में, है ना। क्या कह सकती है, रॉ मटेरियल ले आओ, भैया रॉ मटेरियल कहां से लाते हैं, कच्चा तेल लाते हैं, यहाँ पे तेल बनाते हैं, है ना, उसको देखते हैं, ठीक है। इकोनॉमी ऑफ स्केल बोल रहा भैया ग्लोबल लेवल पर हम क्या कर रहे हैं सर, ग्लोबल लेवल पर अगर हम प्रोडक्शन करेंगे बहुत बड़े लेवल पर तो कॉस्ट कम होगा, और कॉस्ट कम होगा तो इकोनॉमी ऑफ स्केल अच्छी होगी मेरा, है ना। जैसे मैं आपको बताता हूं, आ जाओ, आपने कॉस्ट पढ़ा होगा, अकाउंट्स के बच्चे तो जानते ही होंगे। एक मशीन है जिसकी कैपेसिटी कितनी है सर, 50,000 यूनिट बनाने की है ना, लेकिन ये अभी 10,000 यूनिट बना रही है, 10,000 बना रही है जी सर। तो 10,000 यूनिट बना रही है अगर सर, और 1 लाख रुपया इसका कॉस्ट है, मशीन का हर महीना 1 लाख रुपया का खर्चा है ना, और 10,000 यूनिट बना रहा है, तो कितना हो गया सर, 1 लाख डिवाइडेड बाई 10,000, तो 4 गया, तो यहां पे कितना 10 रुपया, है ना, ये 10 रुपया हो गया जी सर। अगर 50,000 यूनिट बना देता तो कितना होता बताओ, अगर 50,000 यूनिट बना देता तो 50,000 में एक कर लो 2 रुपया। सोचो एक मशीन अगर 50,000 प्रोडक्शन कर सकती है और वो 10,000 कर रही है, 10,000 मतलब अपने देश में सामान बेच रही है, तो 10,000 प्रोडक्शन हो रहा है, 1 लाख रुपया तो हमको लगना ही लगना है हर महीना। तो 1 लाख रुपया अगर हमको लगना है और 10,000 यूनिट बना रहे हैं तो भैया 10 रुपया करके हमको पड़ रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना 10 रुपया। लेकिन यही चीज अगर हम 50,000 यूनिट बनाएंगे तो कॉस्ट तो 1 ही लाख रहेगा, मेरा मशीन का कैपेसिटी है अब 1 लाख रुपया रहेगा, और सॉरी 10 लाख रहेगा और 50,000 करके है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, ये 10 लाख है ना, तो ये 100 हो जाएगा, सॉरी, और ये कितना हो जाएगा 20 रुपया, है ना।
20 रुपए, क्योंकि देखो 5 और 10,000, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, अच्छा हाँ ठीक है 10 ही रुपया, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है 10 रुपया और 2 रुपया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मतलब पर्पस समझो, पर्पस सीधा सीधी ये है कि जितना ज्यादा यूनिट प्रोडक्शन होगा हमारा कॉस्ट उतना कम होगा, है ना, हमारा कॉस्ट उतना कम होगा। क्लियर है? तो इसी इकोनॉमी ऑफ स्केल की भी बात करता है कि भैया ग्लोबल लेवल पे जाएंगे तो हम ज्यादा ऑपरेशनल एफिशिएंसी लेके आ पाएंगे। डाइवर्सिफिकेशन होगा, है ना, डाइवर्सिफिकेशन होगा मतलब सर विविधीकरण होगा, एक्सपेंडिंग इनटू इंटरनेशनल मार्केट, हम एक्सपेंड कहां करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट पर, जो हेल्प करेगा कंपनीज को डाइवर्सिफाई देयर रेवेन्यू स्ट्रीम्स, रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन ए सिंगल मार्केट एंड स्प्रेडिंग रिस्क अक्रॉस द रीजनल डिफरेंट डोमेन। तो ये क्या कह रहा है सर, अगर हम डाइवर्सिफाई करते हैं, है ना, एक प्रोडक्ट पहले इंडिया में बिक रहा होता था, अगर हम उसको डाइवर्सिफाई करके चलते हैं तो भैया रेवेन्यू ज्यादा लेके आ जाएंगे, हम अलग जगह पे बेचेंगे, यहाँ 10 बेच रहे थे, अरे फॉरेन में 20 बिक रहा है ना, तो हम क्या करेंगे सर, हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है, रिस्क जो है अलग अलग रीजन में अलग अलग होगा, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। फिर हमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। सर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मिलेगा, हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी, वैसे मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो इंडिया क्या है सर, इंडिया में सर लेबर इंटेंसिव कंट्री है, यूएसए क्या है सर, कैपिटल इंटेंसिव कंट्री, मतलब वहां कैपिटल की बात होती है, यहाँ पे रिसोर्सेज ज्यादा है, क्या ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ये लेबर इंटेंसिव हो गया। अब एक बात बताइएगा, मेरा देश किसी चीज को अगर 6 रुपए बना रहा है, मान लो चावल का प्रोडक्शन 6 रुपए पर किलो कर रहा है और वहां पे 20 रुपए पर किलो का प्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या वो सामान इंडिया से मंगाया जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल मंगाया जा सकता है सर। तो यूएसए क्या करेगा, चावल इंडिया से मंगा लेगा, है ना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और अगर फॉरेन में यानी कि यूएसए में 10 रुपए किलो दाल वो प्रोडक्शन कर रहा है और हम 20 रुपए कर पा रहे हैं, तो हम क्या करना चाहिए, हमको फॉरेन से दाल मंगा लेना चाहिए। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब कि सर जितना जल्दी, जितना जो चीज सस्ता है ना, जितना जो चीज सस्ता है उसको आप एक्सपोर्ट करो, और जितना जो चीज महंगा है मतलब अपने लिए वो बाहर से मंगा लो। कह रहा है कंपनीज कैन लिवरेज ग्लोबल एफिशिएंसी सच अ लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट इन सर्टेन कंट्रीज, एक्सेस टू इनोवेशन हब एंड यूनिक मार्केट अपॉर्चुनिटीज टू गेन कॉम्पिटिटिव एज, है ना। क्या बोल रहा है सर, प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने के लिए कंपनियां वैश्विक दक्षताओं का लाभ उठा सकती है, जैसे कुछ देशों में कम उत्पादन लागत, नवाचार केंद्रों पर तक पहुंच और अद्वितीय बाजार के अवसर प्रभावित हैं। तो भैया सीधा सीधी बोल रहा है ये कि चाइना कैसे इतना सस्ता माल बेच दे रहा है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है इसलिए, है ना, और क्या कर रहा है सर, उत्पादन लागत वगैरह जो है, प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह बहुत कम रख रहा है ना। उसके बाद एक कल्चरल एक्सचेंज एंड इनोवेशन, कल्चरल एक्सचेंज एंड इनोवेशन, अगर हम कल्चरल एक्सचेंज और इनोवेशन की बात करें, ठीक है, कोई दिक्कत सर, कल्चरल एक्सचेंज इनोवेशन की बात करें तो सांस्कृतिक आदान प्रदान, नवाचार की बात करें तो एक्सपोजर टू डिफरेंट कल्चर्स एंड बिजनेस प्रैक्टिस फॉस्टर इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टेलर्ड डाइवर्स मार्केट। तो कल्चरल एक्सचेंज भी होते हैं, है ना, यहाँ जो हमारे कल्चर में चीजें हैं वो फॉरेन के कल्चर में नहीं होगा, तो वहां अडॉप्ट करेंगे चीजों को और वहां की चीजें हम लोग अडॉप्ट करेंगे, अगर ऐसा कुछ इंटरनेशनल बिजनेस में हुआ तो। क्लियर है ना। अब है ग्लोबलाइजेशन, अब क्या है जी, ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें, ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो क्या था, याद करिए सर, पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब बनी थी, 1948 में, है ना, पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब बना था, 1948 में। सर 1947 में देश आजाद हुआ, 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब बनी थी तो हमारा देश जो था वो ज्यादा कंट्रोल किसमें था सर, वैसे तो 3 तरह की इकोनॉमी होती है, एक तो होता है सोशलिज्म जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, दूसरा होता है सर कौन सा, कैपिटलिज्म जो पूरी तरीके से प्राइवेट के हैंड में है, और तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में हमारा भारत आता है ना, यूएसए कैपिटल, और चाइना जो है पूरा पूरे सोशलिज्म है। तो अगर हम बात करें अपनी इकोनॉमी तो हमारा मिक्स था। 1948 में पॉलिसी जो आई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसमें क्या था, उसमें मिक्स तो था कहा गया, लेकिन मैक्सिमम राइट गवर्नमेंट के पास थे। वो पॉलिसीज बहुत इजी नहीं थी, है ना, पॉलिसीज बहुत इजी नहीं थी, कोई भी लाइसेंस लेना बहुत आसान नहीं था, बहुत चप्पल घिसने पड़ते थे, ठीक है। अब बताओ 1948 के बाद सिचुएशन चूंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, तो 1991 तक में ना देश की हालत बहुत खराब हो गई, देश की हालत बहुत खराब हो गई।
कुछ ही दिन का पैसा बचा, तो सर वहां के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ना बोल दिया गया भैया देश में पैसा ही नहीं बचा है। तो क्या किया गया, वो कमेटी बनाई गई है ना, नरसिम्हम कमेटी, और उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि भैया आप सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमी को ग्लोबल लेवल पे ले जाना पड़ेगा, इकोनॉमी को ग्लोबल लेवल पे ले जाना पड़ेगा। तो ग्लोबलाइजेशन वहीं से शुरू हुआ। तो जब ग्लोबलाइजेशन वहां से शुरू हुआ तो रास्ते जो है बढ़े, देश को बाहर ले जाने की वाली बात हुई कि यहां से जो है बाहर सामान भी जाएगा, बाहर से इन्वेस्टमेंट यहां भी आएंगे, है ना। और इस तरीके से एलपीजी पॉलिसी की शुरुआत हुई 1993 में। 91 से शुरू हुआ था कमेटी और 93 तक में ये जो कमेटी है उसका इफेक्ट दिखने लगा, और धीरे 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 एलपीजी पॉलिसी 1993 में कंप्लीट की, है ना। एलपीजी पॉलिसी वहां से शुरुआत हुई जहां पे लिबरलाइजेशन भी हुआ। लिबरलाइजेशन कहने का मतलब रूल्स रेगुलेशन जो थे वो थोड़े कम हो गए। ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्विक स्तर पर अपना जो देश से सामान जाने भी लगा और थोड़ा थोड़ा वापस वहां से आने भी पड़ा, मतलब ओपन हो गया, दरवाजा ओपन हो गया, है ना। और प्राइवेटाइजेशन मतलब थोड़ा बोला गया नो मोर नेशनलाइजेशन, बस राष्ट्रीयकृत करने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए, तब एक कॉम्पिटिटिव एज बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार एलपीजी पॉलिसी आई, है ना, इस प्रकार एलपीजी पॉलिसी आई। तो आज जो है हम लोग मेनली फोकस क्या किए सर, तीन चीज पर, है ना, इंपॉर्टेंस, स्कोप और सर इंटरनेशनल बिजनेस, है ना, ये हमारा था। अब अगले क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे सर क्या होता है ग्लोबलाइजेशन, थोड़ा इसको डेप्थ में भी पढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद जो है हम लोग अगले क्लास की शुरुआत करेंगे। तो चलिए फटाफट आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।